गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम जा रहे हैं बात करने COS। COS का मीनिंग क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। COS का मीनिंग आपका होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखिए, अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो मुझे पता लग गया कहीं ना कहीं सेंटर के बारे में बात किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सेंटर के बारे में बात किया जा रहा है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक हम ऐसा इमेजिनरी पॉइंट लेंगे जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सेंटर पर, और वहाँ से जब हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो उसके अपोजिट एंड सेम में दे शुड हैव द एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज। जैसे हमने क्या बोला, पहले इसको हम थोड़ा डिफिनीशन लिखते हैं, फिर इसको हम समझते हैं। हमने क्या बोला कि इट इज एन इमेजिनरी point, it is an imaginary point present in a molecule. It is the imaginary point present in a molecule about which every atom has exactly identical mirror image, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एग्जांपल लिया C+C, यहाँ पर ले लिया Cl, यहाँ पर लिया Cl, ये हो गया H, ये हो गया H। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। चलिए, हमने सेंटर पर एक इमेजिनरी पॉइंट ले लिया। लेने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करूँ तो हम क्या देख रहे हैं कि H के सामने H है जो एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करूँ एकदम सेंटर ऑफ सिमेट्री, हम क्या देख रहे हैं कि Cl के सामने Cl, मतलब हम जिस सेंटर से एक्सिस ड्रॉ करके देख रहे हैं कि हमारा एक दूसरा एटम आपस का मिरर इमेज है, मतलब इसमें क्या है, हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट, हम चाहे दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल ले, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री केवल एक ही होता है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन बी मोर देन वन। तो मैं क्या बोला कि देयर is only one center of symmetry in every molecule. There is only one center of symmetry in every molecule, but POS can be more than one. POS can be more than one. POS एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन COS केवल एक हो। अब हम कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसमें आपको ये पता करना है क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, आपको ये हमें बताना है। चलिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग है सेंटर ऑफ सिमेट्री। मान लो सबसे पहले अगर हमने ये ड्रॉ कर दिया एक ट्रायंगल, हमने बोला क्या बेटा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो पहले आपने क्या किया, बीच में एक पॉइंट ड्रॉ किया।
इससे आपने एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ किया, तो अब क्या देख रहे हो कि सी के सामने तो कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ से भी ड्रॉ करते हो तो क्या देख रहे हो कि सी के सामने कुछ नहीं। अगर आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते तो क्या देख रहे हो कि सी के सामने उसका मिरर इमेज नहीं है, यानी इसमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। हम दूसरा का एग्जांपल लेके बात करते हैं। अब इसमें बताइए क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। आप एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों आपस का मिरर इमेज है। अगर हम यहाँ से भी ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों आपस का मिरर इमेज, यानी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारा क्या है, प्रेजेंट है। अगर हम ये लेते हैं एग्जांपल सी डबल बॉन्ड CH3 हम बोले क्या इसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। ये आपका पॉइंट रहा, तो हम क्या देख रहे हैं, ये पॉइंट रहा। यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ किए तो C के सामने C मिरर इमेज, हमने ऐसे ड्रॉ किया। CH3 के सामने CH3 मिरर इमेज, हमने ऐसे ड्रॉ किया। H के सामने H मिरर इमेज, यानी इसमें हमारा COS प्रेजेंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हम इसमें आपसे बोलेंगे क्या इसमें, हमको ये बोलना है कि क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले, अब क्या देख रहे हो कि C के सामने C है, वेरी गुड। आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया तो क्या देख रहे हो O के सामने O है, वेरी गुड। आपने ऐसे ड्रॉ किया C के सामने C, यानी इसमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम एक ऐसा ले लेते हैं, हम बोले क्या बेटा इसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो ये आपका एक पॉइंट है, इसके सामने ये है, तो ये तो COS है। लेकिन अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो C के सामने O है, नो मिरर इमेज, इसमें COS नहीं है। एक भी कंडीशन अगर फेल हो गया तो आप याद रखिएगा उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। हर कंडीशन को फुलफिल करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसमें आपका है कि नहीं। मैं बोलता हूँ बेटा क्या आपका इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। आप क्या करोगे, यहाँ से एक पॉइंट ले लो, तो एक आपने लाइन यहाँ ड्रॉ किया तो C के सामने C, वेरी गुड। दूसरा आपने अगर ऐसे लाइन ड्रॉ किया C के सामने C, वेरी गुड। तीसरा आपने ऐसे लाइन ड्रॉ किया C के सामने C, वेरी गुड, मतलब इसमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगर मैं इसका बात करता हूँ तो हम क्या कहते हैं, सेंटर में आप एक पॉइंट ले लीजिए। अब क्या करोगे, अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या देख रहे हो, C के सामने C इमेज, बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हो तो H के सामने C, नो मिरर इमेज। आप अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करो CL के सामने H, नो मिरर इमेज, तो इसमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगला हम ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट ड्रॉ करो। अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया तो ये के सामने ये मिरर इमेज, बहुत सही। अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया ये के सामने ये मिरर इमेज, बहुत सही। अगर हम ऐसे ड्रॉ किया ये के सामने ये मिरर इमेज, यानी इसमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। हम अगला बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एलिन सिस्टम दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे।
जब मेरे पास एलिन सिस्टम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे। चलिए, आपको हम सिखाए थे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिन सिस्टम। जब 2 पाई बॉन्ड्स कंसेक्यूटिव हो, जैसे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इसको हम बोलते हैं एलिन सिस्टम। लेकिन जब हम 3 कर देते हैं, मोर देन 2, मतलब 3, 4, 5 जो भी करना है, इसको हम बोलते हैं क्यूमिलीन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? क्यूमिलीन सिस्टम। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो उसमें COS होगा कि नहीं होगा। अगर ऑड नंबर है तो उसमें हमारा COS होगा कि नहीं होगा। क्लियर? चलिए, हमने सबसे पहला अगर एक एग्जांपल ये ले लिया, H C H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H H, हम बोल रहे हैं कि बेटा क्या इसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। पहले आप चेक करो। हम एज्यूम करते हैं कि ये वाला हमारा वर्टिकल है, तो ये वाला पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल, फिर ये वाला वर्टिकल, फिर ये वाला क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। मीन्स हमारा, हम क्या बोल रहे हैं कि मीन्स हमारा स्टार्टिंग जो हमने किया वो किया वर्टिकल से और एंडिंग हुआ हॉरिजॉन्टल से। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल दे आर नॉट इन सेम प्लेन, जिसके कारण हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर हम यही बात करते हैं ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड लेकर, 1 2 3, ये होता है Cl, ये होता है H, ये होता है H और ये होता है Cl। हम बोले क्या इसमें पाई बॉन्ड है कि नहीं। तो पहले क्या करोगे आप? इसको शुरू करोगे वर्टिकल से, फिर ये करोगे हॉरिजॉन्टल से, फिर ये करोगे वर्टिकल से, फिर ये करोगे हॉरिजॉन्टल से, फिर ये करोगे वर्टिकल से। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि आपका ये वाला टर्मिनल एंड ये वाला टर्मिनल बोथ आर इन द सेम प्लेन वर्टिकल ग्रुप। तो इसमें क्या होगा? जब दोनों एक प्लेन पर हो गए, अब आप यहाँ से एक सेंटर लीजिए और यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो H के सामने H आएगा मिरर इमेज। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करो, C के सामने Cl क्या आ गया? मिरर इमेज। तो ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में है। इसके ऊपर वाले जो हमने बात किया था, जहाँ पर 2 पाई बॉन्ड था, ये लोग एक प्लेन में नहीं था, एक था ऊपर तो एक था नीचे। तो मिरर इमेज तो क्या आता है? सेम प्लेन पर आएगा। तो इससे हमने क्या कंक्लूड कर लिया? अब एग्जाम में इतना इतना डायग्राम बार बार आप बनाकर सॉल्व नहीं करोगे। इसमें एक ही लॉजिक आप कर लो नोट करके। कि क्या नोट करना है? कि अगर हमारे पास पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का हम 2 केस करेंगे। अगर हमारे पास इवन पाई बॉन्ड है या मेरे पास ऑड पाई बॉन्ड है। तो जब इवन पाई बॉन्ड मेरे पास है तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ऑड होगा तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। बस सिंपल हमारा यही लॉजिक पर पूरा ये चैप्टर सॉल्व करेगा। क्लियर है ये वाला? चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक हमारा आता है, आप लोग अगर रेफरेंस बुक्स पढ़ते होंगे तो 2 और आता है। एक आता है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक आता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये वाला दोनों आपके जेई सिलेबस से हट गया है। इस टॉपिक पर आपका लास्ट क्वेश्चन 1998 में आया था, उसके बाद से ये जेई सिलेबस से हट गया है। कभी क्वेश्चन ना इस पर आता है और इसको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं होगी, यहाँ से क्वेश्चन आप पूछते नहीं हैं। आपका मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी।
अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कंडीशन होता है ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए? देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या है कि कोई सिमेट्री ना हो, क्योंकि सिमेट्री होगा ना तो ये आपका हो जाएगा मिरर इमेज, जो लेफ्ट हो वही राइट हो, तो फिर वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा कि जो आपका मिरर इमेज होगा ये आपका एक दूसरे का बराबर नहीं होगा, दे आर नॉट मिरर इमेज, तो हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, क्योंकि लेफ्ट पार्ट विल नॉट बी इक्वल टू राइट पार्ट, तब जाके हमारा होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेकिन अगर हम यही बात करें कि कंडीशन फॉर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, मतलब कंपाउंड को हमें ऑप्टिकल इनएक्टिव करना है, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, तो जब कंपाउंड को इनएक्टिव करना है तो अगर आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जो फर्स्ट हाफ और जो सेकेंड हाफ मॉलिक्यूल्स दोनों आइडेंटिकल हैं, तो जब दोनों बराबर है तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, इसीलिए वो क्या होगी, ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन अगर ऑप्टिकल एक्टिव की बात करें तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दे आर नॉट मिरर इमेज, दे आर नॉट सेम, तो क्या होगा, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। जब डिफरेंस आएगा तो ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा, डिफरेंस नहीं होगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी से कोई मतलब नहीं, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री नो रिलेशन, नो रिलेशन विथ ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, इनका कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एसिमेट्री। एसिमेट्री का मीनिंग क्या होता है? मतलब नाम ही है सिमेट्री, मतलब बराबर। एसिमेट्री मतलब फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ दे आर नॉट इक्वल, तो ये दोनों इक्वल कब नहीं होगा, जब इसमें कोई भी सिमेट्री ना हो। अगर सिमेट्री होता तो प्लेन सिमेट्री होता, नाम ही है एसिमेट्री, सिमेट्री ना हो। कभी कभी लोग बोलते हैं डाई सिमेट्री, कभी कभी लोग डाई सिमेट्री का भी वर्ड यूज़ करते हैं, तो डाई सिमेट्री का भी मतलब वही है जहाँ सिमेट्री नहीं है, यानी POF नहीं है, COF नहीं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली R एंड S कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम कुछ बात करते हैं आपको कि हमारा पहले कायरल कब होता है, कब कायरल नहीं होता है, ये हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चल, अब आप मान लीजिए, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम कैसे लाइट को घुमाते हैं। मान लो आपने कोई एक नेचुरल लाइट लिया, मैं क्या बोला, आपने कोई एक नेचुरल लाइट लिया, तो नेचुरल लाइट क्या होता है,
इट मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन। तो इसको हमने बोल दिया लाइट। लाइट का मतलब जिसका डायरेक्शन, जिसका मूवमेंट हर डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब इस लाइट को आपने पास कर दिया एक पोलराइजर से। किससे पास किया? दिस लाइट इज पास थ्रू अ पोलराइजर। अब पोलराइजर क्या करेगा? जो नॉर्मल लाइट हर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब वो लाइट को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब when the light is going to pass through the polarizer, now light is going to travel in only one direction. इसी को हम क्या बोलते हैं? PPL। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब लाइट अब एक ही प्लेन में है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे? अब आप इसको एक पोलरीमीटर ट्यूब से पास करोगे जिसका लेंथ L है और इसका यूनिट होता है डेसीमीटर में। आप यहाँ से पास करोगे जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा है। जिसके अंदर हमने क्या भरा बेटा? इसके अंदर बेटा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा है। आई फेल्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसाइड इट। मैंने इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भर दिया है। अब जब ये लाइट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पास करेगा, अब मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा? मेरे को यहाँ से बेटा 3 आउटपुट मिलेगा। सबसे पहला आउटपुट कि जैसा लाइट एंटर किया था वैसा ही लाइट बाहर निकल जाए। मतलब पहला हम क्या बोल सकते हैं? नो चेंज इन डायरेक्शन। जिस तरह से आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किए थे उसी प्रकार सेम प्रोसेस में बाहर आ जाए, मीन्स नो चेंज इन डायरेक्शन। दूसरा आप क्या बोल सकते हो? कि जो लाइट है वो क्लॉकवाइज में रोटेट कर गया। दूसरा तो ये भी पॉसिबल है कि लाइट क्या हो गया आपका? क्लॉकवाइज में रोटेट कर गया। और तीसरा आप क्या बोल सकते हो? कि जो भी आपका लाइट है वो कहाँ? वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर गया। तीसरा क्या हो गया? वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर गया। यही 3 होगा, चाहे लाइट राइट में डेविएट करे या लेफ्ट में करे या ना करे। अब देखिए, जब लाइट में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव। भाई चेंज ही नहीं हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर हम इसकी ओरिजिनल तो हमारा यही पाथ था, तो ये हमारा एंगल थीटा हुआ, क्योंकि वहाँ से उसने थीटा एंगल राइट में डेविएट किया, तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। क्योंकि कुछ ना कुछ ये चेंज किया है तो हो गया ऑप्टिकल एक्टिव। और ये देखिए क्लॉकवाइज गया है, राइट साइड गया है, तो इसको आप प्लस फॉर्म भी बोल सकते हो। ये राइट साइड गया है तो इसको आप स्मॉल d भी बोलते हो। और इसका फुल फॉर्म आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी याद कर सकते हो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी। जब लाइट आपके क्लॉकवाइज में डेविएट करे तो इसको आप प्लस फॉर्म भी बोल सकते हो, स्मॉल d भी बोल सकते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोल सकते हो। अब याद कैसे रहेगा? आप ऐसे भी याद रखना कि राइट मीन्स दाहिना, दाहिना d फॉर दाहिना, तो अगर राइट में गया तो प्लस d हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये लाइट हमारा लेफ्ट में गया है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुआ है नॉर्मल लाइट से, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। चेंजेस तो हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे कि ये वाला कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है। लेफ्ट गया तो ये हो जाएगा माइनस, लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज तो L लिख दो। और फुल फॉर्म क्या होता है इसका? लीवो रोटेटरी। फुल फॉर्म इसका क्या होता है बेटा? लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। तो ये होता है हमारा व्हाट इज ए स्मॉल d एंड व्हाट इज ए स्मॉल l कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कायरल
मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन कायरल मॉलिक्यूल। अब कायरल मॉलिक्यूल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वैसा मॉलिक्यूल जहाँ पर सिंगल कायरल हो, वैसा मॉलिक्यूल जहाँ पर सिंगल कायरल हो, और दूसरा वैसा मॉलिक्यूल्स जहाँ पर मल्टीपल कायरल हो, और दूसरा वैसा मॉलिक्यूल्स जहाँ पर मल्टीपल कायरल हो। ये सिंगल कायरल है, ये मल्टीपल कायरल है। हम दोनों के बारे में बात करें कि हम कायरल कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या इसका कंडीशन है, क्या इसका सिमेट्री है। क्लियर है?